स्टडी विद अली अंजुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सी एस एस 2022 में एक इंग्लिश ऐसे में एक ऐसे आया है जो है एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। बेसिकली ये जो ऐसे है ये मार्केट की ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। ये आप समझ लें कि इसमें सब कैपिटलिज्म की उसने बात की है और आपका एनालिसिस मांगा है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल है जो कि वर्ल्ड में इस टाइम यूज़ हो रहा है या हमारी काफ़ी कंट्रीज़ जो सी हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करते हुए बहुत आगे गई हैं, जिस तरह यूएसए है और अदर स्टेट्स हैं। तो मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा इसमें आगे जाके कि चाइना ने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को यूज़ किया है, लेकिन क्योंकि वो कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव से और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल जो हमारे डेंग जियाओपिंग हैं उन्होंने एक स्पेशल जोन वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें मार्केट रिफॉर्म्स की। वो मार्केट रिफॉर्म्स क्या थे वो यही चल के आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी थीसिस स्टेटमेंट से। तो जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है, ये आप थीसिस स्टेटमेंट में देखें तो ये मैंने लिखा हुआ है कि जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, ठीक है, एडम स्मिथ हैं, ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में 1776 में इसकी आई थिंक डेट है, जिन्होंने इसका इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो मार्केट है उसको डिसाइड करना चाहिए कि किस कहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आप मेरी एक थीसिस स्टेटमेंट दे सकते हैं कि चूँकि एग्जामिनर ने मुझसे मेरा एनालिसिस पूछा है कि आपका क्या एनालिसिस करते हैं इस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के ऊपर, तो मैंने उस हिसाब से अपनी एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई है। वो ये है, इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट has been emerged across the world. Therefore, capitalist economic model has been exercising in the world by incorporating some socialist value. अब ये socialist value का वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये मैं आगे जाके भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का बड़ा गहरा ताल्लुक है। विदाउट सोशलिज्म या विदाउट सोशलिस्ट एलिमेंट आप अपनी कंट्री में इकोनॉमिक मॉडल में इनकॉर्पोरेट किए आप अपनी जो कंट्री है उसको स्मूथली रन नहीं कर सकते। जिस तरह मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि अगर हम देखें कि जिस तरह रेलवेज़ है, रेलवे का कुछ प्राइवेट ऑनरशिप के पास इसका पार्ट है और कुछ गवर्नमेंट भी ऑन करती है। इस तरह से मार्केट की मोनोपोली नहीं होती है। आप आगे फर्दर जब डीप ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक लिबरलिज्म को पढ़ेंगे तब आप ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में ये मार्केट मोनोपोली क्या होती है उसमें ये स्टडी करेंगे। तो मज़ीद हम आगे चलते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप देखें कि इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अगर आप अब देखें तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट बेसिकली क्या है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट यही है कि जो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आप प्राइवेट ऑनरशिप को ओन कर सकते हैं। प्राइवेट ऑनरशिप से मुराद ये है कि जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है, मींस ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये बेसिकली हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल जब पढ़ेंगे या कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो तब आपको मींस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने को मिलता है जिसमें लैंड, लेबर और कैपिटल शामिल है, ठीक है। तो अगर मैं इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करूं कि हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश क्यों करना पड़ा या क्या वजह थी कि हमें डब्ल्यूटीओ कल्चर को वर्ल्ड के अंडर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो जब कॉलोनियल एरा था, कॉलोनियल एरा में क्या है कि जिस तरह फ्रांस की कॉलोनी है, जिस तरह जापान की कॉलोनी है, यूके की कॉलोनी है, ठीक है, जिस तरह हमारा सब कॉन्टिनेंट ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो ये क्या था कि यहाँ पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑथराइज़ किया गया था कि आप अपनी जो गुड्स हैं यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोई मार्केट की ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि जो जिसकी कॉलोनी है वो सिर्फ उसकी कॉलोनी में ही रहेगा। ये मैं आपको बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं तो तब वहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि जो रॉ मटेरियल है अगर किसी से कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसको फिर फिनिश गुड बना के फिनिश प्रोडक्ट बना के अगर किसी कंट्री में सेल किया जा रहा है तो जो उसकी लोकल मार्केट है उससे वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। उसकी वजह ये है कि एक जो चीज़ है वो एक कंट्री में पहले से बन रही है और कुछ फॉरेन कंट्रीज़ वहाँ पे फॉरेन कंट्री के जो आप समझ लें कि कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे आके वही चीज़ बेचना स्टार्ट कर दें तो जो लोकल प्रोडक्ट है मे बी वो इतनी वो प्राइस competitive ना हो जितनी कि एक इंटरनेशनल कंपनी की प्राइस है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कंट्री की जो आप अपनी कंट्री में जो कंपनी यहाँ पे बिज़नेस के सिलसिले में आई है आप उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हाई टैरिफ्स इम्पोज करेंगे। ठीक है, जिस तरह हम जब किसी चीज़ के ऊपर हाई टैरिफ इम्पोज किया जाता है, ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं कि आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, तो क्या होता है ये मार्केट ग्लोबलाइज नहीं होती। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट बेसिकली यही है कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपने जो सेल करनी है उसको ग्लोबलाइज किया जाए। ठीक है, ग्लोबलाइज से मुराद ये है कि ओपननेस दिखाई जाए। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनाई ही इसीलिए गई थी कि किसी भी तरह के जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में या आपस की कंट्रीज़ में वो नहीं होने चाहिए, वो ओपन होने चाहिए। जिसकी जितनी प्रोडक्ट जो सी है वो अच्छी है और प्राइस कंपेटिटिव है वो वहाँ पे उतनी ही सेल होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है रोल ऑफ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस और मल्टी नेशनल कंपनीज़। तो बेसिकली जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इनका मोटिव क्या होता है, इनका मकसद क्या होता है, बेसिकली इनका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कैपिटल अक्यूमुलेशन, प्राइस कंपेटिटिव प्राइस सिस्टम और कंपेटिटिव मार्केट्स। बेसिकली अब ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी है कि यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ कपड़ा बन रहा है और कपड़ा यहाँ पे मिसाल के तौर पे 100 रुपये में उसकी सेलिंग प्राइस है, 100 रुपये में बिक रहा है। कोई चाइना की अगर कोई यहाँ पे चीज़ आती है और वही कपड़ा वो 70 रुपये में बेचता है, तो क्या है कि ये मार्केट को हमने जब ग्लोबलाइज किया तो क्या हुआ कि उसमें प्राइस कंपेटिटिवनेस आई, कैपिटल अक्यूमुलेशन के साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुआ। उससे क्या हुआ, जो आपकी डोमेस्टिक आपकी जो डोमेस्टिक आप समझ लें कि बिजनेसमैन है उसको यहाँ पे काफ़ी मतलब कि लॉस हुआ, जिसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो यहाँ पे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ ट्रेड बैरियर्स या टैक्स इम्पोज कर देते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर। लाइक चाइना की अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होने के लिए आई है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ड्यूटी या टैक्स इम्पोज करेगी, जिसकी वजह से वो ये प्रोडक्ट यहाँ पे महंगी सेल होगी। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का कॉन्सेप्ट यही आता है कि आप हम मार्केट में आएँ, आप मार्केट में हमारी भी प्रोडक्ट अपने सामने रखें और अपनी भी प्रोडक्ट आप हमारे सामने रखें, और मार्केट में जो कंज्यूमर है, जो चीज़ें ख़रीदने वाला है, वो प्राइस को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए वो चीज़ बाय करेगा, वो चीज़ देखेगा जो उसको पसंद होगी। और हमें क्या प्रोवाइड करना है, हमें प्रोवाइड करना है मार्केट में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चाहे वो हम अपने नेटिव कंट्री में प्रोवाइड करें या हम किसी और कंट्री में प्रोवाइड करें जाके। ठीक है, अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो अगर किसी कंट्री की जो इंपोर्ट है वो अगर ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट कम है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट की अगर हम एनालिसिस की बात करें तो उसमें यही चीज़ देखी जाती है कि आपकी कितनी एक्सपोर्ट है और कितनी इंपोर्ट है। ठीक है, तो अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा होगी, आप बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवाते हैं, तो आपके ऊपर आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वहाँ पे काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा। आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इससे आपकी करेंसी डी वैल्यू होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स में आती हैं। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट अपनी ज़्यादा करेंगे, जिस तरह चाइना की इस टाइम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और एक्सपोर्ट सरप्लस रखता है अपने पास, तो क्या है चाइना के पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ कैपिटल अक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है। चाइना के पास इस टाइम बहुत ज़्यादा सरप्लस आप समझ लें कि उसके पास अक्यूमुलेशन है, कैपिटल है, जिसको वो इन्वेस्ट कर रहा है कंट्रीज़ में। जो आगे हम जाके मैं आपको बताऊंगा कि वो BRI का
अगर उसने इनिशिएटिव लिया है तो उसकी क्या वजह है। उसके पास कैपिटल एक्यूमुलेशन बहुत इकट्ठा हो गया है, उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि अब वो मज़ीद पैसा इकट्ठा करने के लिए अपनी जो कंपनीज़ हैं उन्हीं को ग्लोबलाइज कर रहा है, उन्हीं को मार्केट में भेज रहा है, उन्हीं को डिफरेंट कंट्रीज़ में भेज रहा है, ताकि वो जो कंपनीज़ हैं वो अपना एक जो सिस्टम है वहाँ पे सेटअप कर सकें। और मल्टीनेशनल कंपनीज़ और ट्रांसनेशनल कंपनीज़ का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे मैं बात करता चलूँ कि कैपिटलिज्म तो आपको समझ आ गई क्या है। अब कैपिटलिज्म के साथ अगर हम सोशलिस्ट वैल्यूज़ की बात करें, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैंने एग्जांपल दी थी पाकिस्तान रेलवेज़ की। पाकिस्तान रेलवेज़ में कुछ प्राइवेट ट्रेन्स भी चल रही हैं, गवर्नमेंट ट्रेन भी चल रही हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, और इसी तरह से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी है और गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट भी है। तो सोशलिस्ट वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करने की क्या वजह है? बेसिकली सोशलिस्ट वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करने की वजह ही ये है कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट भी ऑन करे और कुछ चीज़ें प्राइवेट ऑनरशिप को भी दे। उसकी वजह ये है कि जो प्राइवेट मोनोपोली है, यानी कि अगर प्राइवेट जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं अगर वो सब मिल जाते हैं और एक चीज़ की प्राइस वो 1000 रुपया सेट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट के पास उसको एंटी करने के लिए, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने के लिए, मार्केट फोर्स के अगेंस्ट उनके पास कोई ऐसा हल नहीं है। तो क्या है, गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ें ओन कर लेती है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स मींस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम अगर गंदम की बात करें, चीनी की बात करें, जिसके ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो वो क्या है, वो कुछ इस हद तक यही चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे तो जो प्राइवेट ऑनरशिप है या प्राइवेट कॉन्सेप्ट है, जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उस चीज़ को महंगा ही बेचेंगे। लेकिन इसके अल्टरनेट जो गवर्नमेंट है वो भी एक ऐसा सेटअप क्रिएट करती है कि अगर प्राइवेट जितने भी कंपनीज़ में काम करने वाले लोग हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अगर मिलकर किसी चीज़ की प्राइस निकालते हैं, तो अगर वो प्राइस निकालते हैं एग्जांपल के तौर पे 1000 और गवर्नमेंट वही सेम चीज़ 500 में प्रोवाइड करती है, तो एंटरप्रेन्योर्स मजबूर होंगे उस चीज़ को 500 में सेल करने के ऊपर, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का कुछ हद तक इसमें भी कॉन्सेप्ट आता है कि गवर्नमेंट कुछ चीज़ें अगर लोकली प्रोड्यूस नहीं हो रही तो वो बाहर से इंपोर्ट करता है। जिस तरह आपने अफ़गानिस्तान से गंदम इंपोर्ट करने की बात सुनी होगी, अभी रिसेंटली पीछे बात हुई थी। अब ग्लोबल मार्केट्स और ब्रांड्स कौन कौन से हैं अगर मैं आपसे बात करता चलूँ तो KFC है, जिस तरह स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी है बड़ी मशहूर, अमेज़ॉन शॉपिंग है, अलीबाबा है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स हैं कि मार्केट को किस तरह ग्लोबलाइज किया हुआ है, हर तरफ किस तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है। और मैं आपको मज़ीद यहाँ पे बताता चलूँ कि जब किसी चीज़ में मार्केट को इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे किया जाता है या उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाता है, अगर हम जीन्स का कल्चर देखें तो ये जीन्स का कल्चर कहाँ से आया है, तो ये अगर हम KFC देखें, अगर फ्रेंच फ्राइज़ देखें, पिज़्ज़ा देखें, तो ये सारा कल्चर कहाँ से आया है। ये जब मार्केट ग्लोबलाइज हुई है, जब मार्केट को हमने ग्लोबल कर दिया है, जब ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट हो गई है, तो कुछ गुड्स और प्रोडक्ट्स जो से हैं वो जो पाकिस्तान में तो बनते थे, लेकिन पाकिस्तान के बनने के साथ साथ उसमें आप समझ लें कि वैरायटी आ गई है, कस्टमर और कंज्यूमर के पास चॉइस आ गई है कि वो इससे बेहतर चीज़ ले सके, ठीक है। अब हम इसके अगर पॉलिटिकल पैराडाइम की बात करें, ग्लोबल पॉलिटिकल पैराडाइम के, तो कैपिटलिज्म का यहाँ मैंने रिलेशन लिखा है डेमोक्रेसी के साथ। तो कैपिटलिज्म का रिलेशन डेमोक्रेसी के साथ बहुत ज़रूरी हुआ, इसलिए भी है क्योंकि कैपिटलिज्म बेसिकली प्राइवेट ऑनरशिप है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है, अलीबाबा है, अमेज़ॉन है, स्टारबक्स है, KFC है। इसी तरह से बहुत ऐसी, बहुत, ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आप समझ लें कि कंस्ट्रक्शन में भी काम करती हैं, और वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट से मुराद ये है कि किसी भी कंट्री की अगर हम फॉरेन पॉलिसी देखें तो फॉरेन पॉलिसी में उसकी सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होती है, ठीक है। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें, अगर हम सरमायादारी की बात करें, अगर मैंने किसी दूसरी कंट्री में जाके सरमायादारी करनी है तो उसके लिए ये लाजमी है कि उस कंट्री के अंदर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो कि मेरी कंपनी को फ़ायदा करे, ठीक है। इसलिए इसका रिलेशन डेमोक्रेसी और पॉलिटिकली इसके साथ है। उसकी वजह यही है कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम जमहूरियत की बात करें तो जमहूरियत के साथ इसका ताल्लुक यही है कि जो सरमायादार है या सरमायादारी निज़ाम है, उसको जिस तरह से डेमोक्रेसी बात करती है
ओपननेस की, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई बंदा होता है तो वो गवर्न करता है। इसी तरह से जो मार्केट फोर्सेस हैं, किसी भी चीज़ की, प्रोडक्ट की अगर कोई प्राइस है तो वो मार्केट डिसाइड करेगी वो क्या है, ठीक है। अगर वो चीज़ कैपिटलिज्म के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो मार्केट डिसाइड करती है कि हमारी जो एक प्रोडक्ट है वो इस कंट्री में कितने की सेल होगी। और डेमोक्रेसी से मुराद ये है कि आपने जिसको गवर्न करने के लिए इलेक्ट किया है वो उस चीज़ को इस कंट्री में सेल करने के लिए अलाउ करता है कि नहीं करता, और अगर करता है तो वो कंट्री की जो नेशनल इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस हैं उनको पूरा करता है कि नहीं करता। अब मैं आपको यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर कॉन्सेप्ट दूँ तो आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगा कि अगर कैपिटलिज्म की बात करते हैं डेमोक्रेसी के साथ, तो कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म डिमांड करता है मैक्सिमम यानी कि प्रोडक्ट की ग्लोबलाइजेशन। और मैक्सिमम प्रोडक्ट की ग्लोबलाइजेशन कैसी होती है, जब मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपकी कंट्री में इंपोर्ट होती हैं, ठीक है, कंज्यूमर उनको यूज़ करता है। इससे क्या है, आपकी जो डेमोक्रेसी है उस पर अफेक्ट इस तरह पड़ता है, जो आपका समझ लें कि जिस तरह अगर आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी तो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन होगी, आपकी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक आप समझ लें कि जो सिस्टम चल रहा है वो कोलैप्स करने का डर इसलिए है कि जब इन्फ्लेशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो इस वजह से अगर आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा नहीं होगी तो आपको सिविल आप समझ लेंगे सिविल स्ट्राइक्स भी होंगी, ठीक है। तो इस तरह के क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ जनरेट होंगे। तो यहाँ पे मेरा कैपिटलिज्म और इट्स रिलेशन विद डेमोक्रेसी का डालने का मकसद यही है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह एक जो बाहर की कंपनीज़ हैं अगर वो यहाँ पे हम उनको अलाउ करते हैं, यानी कि हम मार्केट को ग्लोबलाइज करते हैं, तो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो किस तरह हिट होती है। और अगर डोमेस्टिक मार्केट हिट होती है तो किस तरह हमारी करेंसी डी वैल्यू होने के साथ हमारी चीज़ें कुछ कोलैप्स कर जाती हैं। और ये मार्केट फोर्सेस की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो जब डिसाइड करेंगी आपकी जो कंट्री में जो है प्राइस सिस्टम, तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि आपकी जितनी भी इंपोर्ट्स हैं वो सारी अगर तो बैलेंस्ड हैं, तो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन या किसी भी तरह की आप समझ लें कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो आपके कम नहीं होंगे, ठीक है। अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में और पॉलिटिक्स में अगर हम ट्रेड वार की बात करें तो यूएस चाइना की ट्रेड वार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से यही है, और चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी भी यही है। और इसी से रिलेटेड हम इकोनॉमिक अलाइंसेस भी बनाते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बात बताई है। अगर हम इकोनॉमिक अलाइंसेस बनाएं तो इकोनॉमिक अलाइंसेस बनाने का मकसद ये है कि हमारे दरमियान जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं या हम किसी के ऊपर टैरिफ इम्पोज करते हैं उनको कम से कम करें, मिनिमम से मिनिमम करें, ताकि हमारे दरमियान तजारत जो सी हो बहुत ज़्यादा हो। और इसी के पर्सपेक्टिव में अगर हम ग्लोबल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो BRI जो चाइना ने इनिशिएट लिया है, और उसी के साथ जो BW3 यानी कि ये G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसका इनिशिएट लिया है। तो बेसिकली क्या है, ये सरमायाकारी ही है, ठीक है। ये एक सारा सरमायादारी निज़ाम ही है, एक आपकी मार्केट को ग्लोबलाइज ही किया जा रहा है, आपके वर्ल्ड को कनेक्ट किया जा रहा है ताकि आप अपनी गुड्स और सर्विसेज को ईजीली ट्रांसपोर्ट कर दें, ठीक है। और सोशियो पॉलिटिकल डिज़ायरेबिलिटी और सेंक्शंस क्या हैं, बेसिकली अगर हम मार्केट के ग्लोबलाइज करने की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें हम अगर देखें तो यूक्रेनियन क्राइसिस की वजह से जो रशिया में ऑयल और गैस की सप्लाई जो यूरोपियन और अदर कंट्रीज़ को जाती है वो कट ऑफ करने का बात हो रही है, उसका कम से कम यूज़ करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इंटर डिपेंडेंसीज ऑफ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड करता है, उसके टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड करता है, उसके ऑयल पे डिपेंड करता है, जिस तरह जो चाइना है वो अपना जो एनर्जी की जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ईरान से अब एग्रीमेंट करने के बाद वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करेगा। उससे पहले गल्फ़ से वो ऑयल इंपोर्ट करता है अपनी एनर्जी की एक्सपीडियंसीज को पूरा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसी पर्सपेक्टिव में आ जाती हैं कि आप अपनी मार्केट को, यानी कि आप अपनी एक कंट्री तक महदूद ना रहें, आप अपनी जो
एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ करें। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स क्या हैं, वीट है, इसी तरह से कॉटन है। तो पाकिस्तान अगर अपने कोर कंपेटिटिव एरिया में जाए, कोर कंपेटिटिव एरिया में कहते हैं वो चीज़ जो कि वो उसकी कंट्री जो सी है वो बड़ी बेहतर बना सकती है। जिस तरह जर्मनी कार्स के लिए बहुत मशहूर है, इसी तरह से डिफरेंट जो रशिया है वो वेपनरी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिस तरह S-400 मिज़ाइल है रशिया का। तो इसी तरह से हम अपनी जो मार्केट को ग्लोबलाइज करते हैं, चाहे वो वेपनरी में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, व्हीकल्स में हो, वीट में हो, फूड में हो, किसी भी तरह से हम अपनी मार्केट को ग्लोबलाइज करते हैं। और ये सारा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के साथ आता है और ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। और अगर आपने कंक्लूजन करना है तो कंक्लूजन में आपने ये जो मैंने लास्ट में आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं कि जो कोर कॉम्पिटेंट एरिया है या डिफरेंट इसके पैरामीटर्स हैं, आपने वही अपने एग्ज़ाम में इसको साथ लेके चलने हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।